Hello everyone, this is Kanchan Gupta back with the another mock test. This is mock test 5, ठीक है, जिसमें अगेन 50 क्वेश्चंस हैं. हमारा टारगेट है 5 अक्टूबर. तो जितना होगा, जितने मॉक टेस्ट में करा पाऊंगी उतने कराएंगे, जितनी प्रैक्टिस में करा पाऊंगी उतनी करेंगे. सो पेपर रहेगा एजुकेशन. सो क्वेश्चंस जो है इसमें 50 क्वेश्चंस के, वो किसी भी स्टेट लेवल का जो एग्जाम रहता है, कहीं का भी, यूजीसी का भी है, वो भी ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, बिकॉज पेपर एक ही है एजुकेशन. 19-20 एक हो सकता है, बट द क्वेश्चंस आर वेरी जो है सिमिलर होते हैं. तो इसमें आप स्टेट को लेकर आप वो मत कीजिए कि जम्मू कश्मीर का है तो ये इसमें ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है. एक आध क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन का फर्क रहता है. अगेन, एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट है, भारत देश में रहते हैं, सारे स्टेट में एक ही एजुकेशन चलता है. ठीक है जी. प्री पोस्ट कोई भी एजुकेशन है, वो सारी स्कीम्स हमारी वही हैं. एक स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें हो जाती हैं 5 to 10% में, वो आप मैनेज कर सकते हैं. ठीक है जी. चलिए अपना पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं. हियर वी गो. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वेदांता फिलोसफी. सो जिसमें क्वेश्चन सबसे पहला आता है, जस्ट लेट मी सेट. हाँ जी, वेदांता जो है आइडेंटिफाइज द ब्रह्म जो है एज अ अल्टीमेट अनचेंजिंग रियलिटी विच इज बोथ द मटीरियल एंड एफिशिएंट कॉज ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? सेकेंडली आपसे पूछा जाता है, जो अद्वैत वेदांता है, लिबरेशन यानी कि मोक्ष इज अचीव्ड बाय रियलाइजिंग कंप्लीट आइडेंटिटी ऑफ आत्मा एंड ब्रह्म एंड ट्रांससेंडिंग ऑल ड्यूअलिटीज एंड इल्यूजन्स. क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. 50 के 50 क्वेश्चंस में से देखिए ऑन एन एवरेज चलते हैं, जिसमें से अगर हम 10 क्वेश्चंस डिफिकल्ट डालती हूँ तो आपके 20 to 25 मीडियम क्वेश्चंस होते हैं, एंड जो थोड़े से ईजी होते हैं, जो आपके टाइम टेकिंग नहीं होते, जो देखते ही आप मार्क कर देते हो, उनकी ऑन एन एवरेज आप 10 से 12 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं. तो मैं इस तरीके से तीनों लेवल को मेंटेन करके चलती हूँ. प्लस आपका जो एक जैसे कहते हैं ना जिसको पढ़ने में आपका मिनट खर्च होता है, और एक पढ़ने में जिसमें आपका 2 मिनट खर्च होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं मैनेज करके चलती हूँ. तो आप थोड़ा सा ध्यान, जैसे अभी ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, बट जिनको थोड़ी सी आदत रहेगी ना मॉक टेस्ट देने की, वही क्वेश्चन फटाफट से पढ़ के अपना आंसर करके निकल जाएंगे. लेकिन जो एकदम ही स्टेट जो है क्वेश्चन पेपर में बैठते हैं विदाउट एनी मॉक टेस्ट के या विदाउट एनी क्वेश्चन प्रिपरेशन के, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक एक लाइन पढ़ के उसका रिप्लाई, उसका आंसर करना. तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं. क्या कहता है ये कि अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता में लिबरेशन इज अचीव्ड, ये भी हमने पढ़ा. थर्ड कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ माया इन वेदांत फिलोसफी में सिग्निफाइज द एब्सोल्यूट अनरियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, डिनाइंग इट्स एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस ऑल टुगेदर. देन उसके बाद आता है वेदांता जो है एक्सेप्ट्स द परसेप्शन इन्फ्लुएंस, ध्यान दीजिएगा, एंड टेस्टिमनी. मैंने पहले भी बताया था परसेप्शन, इन्फ्लुएंस एंड टेस्टिमनी, जिसमें जैन फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी दोनों ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज में आते हैं. अब आपको यहाँ बताना है क्या वेदांता भी आता है. वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स को लॉक करना, मैं आंसर शेयर कर रही हूँ. द आंसर विल बी 1, 2 एंड 4. जो थर्ड वाला पार्ट है वो इनकरेक्ट है, जिसके अंदर वो आपको ये बताता है. मैं एक बारी जस्ट अ मोमेंट, पेन हटा लेते हैं ना, इजी हो जाएगा. तो आपको ये बताना थर्ड वाले स्टेटमेंट में, देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ माया का जो यानी कि जो इल्यूजन का कॉन्सेप्ट होता है, नॉट एब्सोल्यूट अनरियलिटी है. इट डज नॉट डिनाई एनी एम्पिरिकल एक्सपीरियंसेस एंटायरली, बट इट एक्सप्लेन करता है आपको मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी. क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, बहुत अच्छा है. इस क्वेश्चन को बैठ के एक बार और रीड करना. ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं. ये टाइम टेकिंग नहीं है, आपने बस पढ़ा टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन बताना है, किस अप्रोच को जो है फेवर करता है. दैट विल बी योर सिस्टम अप्रोच. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में टाइम टेकिंग नहीं रहेगा, क्योंकि आपको रिलेशनशिप बताना है पुरुष और प्रकृति के बीच में क्या कोई क्रिएटिव सिनर्जी है, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फर्क आता है, रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन है, या नॉन ड्वेल यूनिटी है. ठीक है जी, रिलेशनशिप बताना है, जो सांख्या में आपका पुरुष और प्रकृति आता है. सो आपका इसमें आता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का फर्क आता है. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड. फिर से चलो नंबरिंग हो गया. इफ अ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 5 डेवलप हिज ओन कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, अगर वो अपने कॉन्सेप्ट को खुद डेवलप कर रहा है, बिकॉज कौन सी स्टेज पे है, क्या वो इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग ट्राई कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव मेथड कर रहा है, थर्ड ऑप्शन डिस्कवरी कर रहा है, या डिडक्टिव मेथड अप्लाई कर रहा है. तो द आंसर इज कंस्ट्रक्टिव. व्हेन यू आर डेवलपिंग, व्हेन यू आर मेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर बाय जो है उसको कहते हैं, जब आप खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद ही आप अपने जो है कॉन्सेप्ट को, दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग. ठीक है, पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ दिया हुआ है,
कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? आप इंगेज रहते हो, स्टूडेंट्स मोर इंगेज रहता है बिकॉज ही इज डेवलपिंग हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, क्रिटिकल थिंकिंग करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कोलैबोरेशन करता है कि लर्निंग इन अ ग्रुप में पढ़ के कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकता है, पर्सनलाइज लर्निंग भी कर सकता है, लॉन्ग टर्म रिटेंशन इसमें रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी गुड, जिसमें आपका आता है आइडियलिस्ट करिकुलम किस तरह का होता है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट करिकुलम किस तरीके का होता है, रियलिस्ट करिकुलम एंड प्रेगमेटिस्ट करिकुलम, ये चारों किस किस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं शुड बी सो प्लान्ड, प्लान्ड होता है it induces the teacher student to think critically as teaching is more exploratory होता है than explanatory। तो ये कौन से वाले में आता है आपका, जिसमें हम बात करते हैं वो आता है आपका रियलिस्ट करिकुलम, मोर एक्सप्लोरेटरी होता है। क्या होता है? मोर एक्सप्लोरेटरी। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इज बेस्ड ऑन बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड माइंड के बारे में किसने बोला, जैसे म्यूजिक है या हाँ जी ये आइडियलिस्ट पे आ गया। फिर आता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, ये हमारा प्रेगमेटिस्ट करिकुलम हो गया। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज बेस्ड ऑन ब्रॉड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, जिसमें मॉरल और कल्चरल वैल्यूज आते हैं, है ना, कल्चरल वैल्यूज आते हैं, वो वाला कौन सा हो गया हमारा, एग्जिस्टेंशियलिस्ट हो गया। क्लियर? जैसे इसमें ना आपका बॉडी एंड माइंड अलोंग विद द वर्च्यूज एंड इट्स रीडिंग, जिम्नास्टिक, म्यूजिक, पेंटिंग, दीज आर द आइडियलिस्ट करिकुलम। नेक्स्ट देखते हैं, एजर्शन कहता है द डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ सफरिंग को थ्रू 12 लिंक्ड चेन, ये हमने बात की थी कि जब 12 लिंक्ड में, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेकिंग वन ऑफ द लिंक इन दिस चेन कैन लीड टू द लिबरेशन फ्रॉम संसार। सबसे पहले तो संसार समझते हैं। संसार होता है जैसे कि कोई बर्थ होता है ना, बर्थ हुआ, डेथ हुआ, फिर रीबर्थ हुआ, तो ये एक चक्रव्यूह है जिसको भेदना बड़ा मुश्किल है और इसको भेद कर ही हम लिबरेट हो जाते हैं, तो ये संसार का चक्रव्यूह होता है। तो इसमें आपको ये बोला गया कि अगर हम उन 12 जो है चेन में से जो है जिसमें इग्नोरेंस आता है, जिसके अंदर आपके दुख है बेसिकली 12 तरह के, उससे अगर हम निकल जाते हैं, उसमें से एक भी अगर वो चेन टूट जाती है तो क्या हम संसार से बाहर निकल सकते हैं? तो इसका कॉन्सेप्ट का क्या आता है, यस दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है, आओ महायान जो है बुद्धिज्म emphasize the role of bodhisattva who deny their own enlightenment to help others। अब बोधिसत्व आते हैं कि वो बोधिसत्व कौन होते हैं, जिन्होंने अपने एनलाइटमेंट ओन एनलाइटमेंट टू हेल्प अदर्स, वो अब दूसरों की हेल्प को अपनी एनलाइटमेंट समझते हैं। एंड सेकंड है त्रिवेदा जो है बुद्धिज्म डिनाइज द इम्पोर्टेंस को डिनाई करते हैं ऑफ बोधिसत्व एंड फोकसेस सोली ऑन द इंडिविजुअल लिबरेशन। राइट, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान देना, एक एक कर मतलब पॉइंट को अच्छे से पढ़ना, इसमें आपके दोनों ही करेक्ट आते हैं। महायान जो है, ठीक है, सेंटर्स आर एल्ट्रूज कंपैशन है थ्रू बोधिसत्व, जहां त्रिवेदा प्रायोरिटाइज करता है पर्सनल निर्वाण को। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये याद रखिएगा, अच्छा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, जैन फिलोसफी में देयर इज अ नो प्लेस ऑफ गॉड, क्योंकि बिकॉज सच एग्जिस्टेंस मेक द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स को मीनिंगलेस बनाता है। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या रीजन सही है? तो देखिए, नो प्लेस फॉर गॉड है ना, बिकॉज ही डज नॉट बिलीव इन सुप्रीम बीइंग या क्रिएटर गॉड पे नहीं विश्वास रखते हैं। सेकेंडली वो रीजन में क्या बोलते हैं, रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ द यूनिवर्सल सोल एंड गुड इज सच एग्जिस्टेंस वुड मेक द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंगलेस। क्योंकि जो जैनिज्म है, इसमें आपका फर्स्ट वाला करेक्ट है, इनकी दोनों करेक्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ जो कर्म की बात करता है, जहां इंडिविजुअल खुद अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, उसी को अपने कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना है, देयर इज नो गॉड इंटरवेंशन। आइए, नाइन्थ है, वेदांत फिलोसफी होल्ड्स दैट ब्रह्म इज बोथ मटीरियल एंड
मटीरियल है एंड एफिशिएंट कॉज ऑफ द यूनिवर्स। एंड सेकंड में द्वैत वेदांता जो है आपका एक्सेप्ट करता है ब्रह्म को एज एन इंडिपेंडेंट सुप्रीम बीइंग, बट इट डिनाइज द ब्रह्म एज अ मटीरियल कॉज ऑफ यूनिवर्स। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना, वीडियो पॉज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है होगी आपको। और अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके भी अगर स्क्रीन को देखोगे ना तो आपकी स्क्रीन जूम हो जाती है, अगर आपको लगता है क्वेश्चन, बिकॉज रिकॉर्डिंग ही ऐसे है मैं जूम नहीं कर सकती। ठीक है, आप लोग अपनी स्क्रीन को कर सकते हैं तो आप लोग स्क्रीन को कर लीजिए। ठीक है जी, बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि वेदांत फिलॉसफी में ब्रह्म जो है वो मटीरियल और आपका यूनिवर्स का क्या है, ब्रह्म ही है जो है वो मटेरियल और यूनिवर्स दोनों को। और जो द्वैत वेदांता है, आपको पता है ना, द्वैत वेदांता में ब्रह्म को एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम बनाया गया है, जिसने, बट ये डिनाई भी करता है कि इसने मटेरियल कॉज को नहीं बनाया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। योग फिलॉसफी, मैंने काफी सारे मुझे लग रहा है फिलॉसफी के क्वेश्चन हो गए, बट ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। इन योगा फिलॉसफी द इंटरप्ले ऑफ पुरुषा एंड प्रकृति के बीच में इज द बेसिस है, किस चीज का बेसिस है, ऑल मटेरियल एंड मेंटल फिनोमिना का। और जो आपका योगा सिस्टम है, स्टेटमेंट 2 कहता है asserts that the observer पुरुषा remains separate and uninvolved in the modification of प्रकृति। प्रकृति की जो मॉडिफिकेशन होती है उसमें अनइन्वॉल्व्ड रहता है। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना, योगा के बारे में दिया हुआ है कि योगा क्या आपके पुरुष और प्रकृति इज द बेसिस ऑफ ऑल मटेरियल एंड मेंटल फिनोमिना। एंड द योगा सिस्टम आपका जो है ऑब्जर्वर पुरुषा, जो पुरुष है वो इन्वॉल्व नहीं होता प्रकृति को बदलाव में, प्रकृति के मॉडिफिकेशन में। क्या पुरुष, ये आपको पढ़ा भी होगा आपने कि योगा और सांख्य फिलॉसफी में काफी चीजें सिमिलर देखी गई हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू योगा फिलॉसफी। ठीक है, आओ अरेंज द इन ए सिक्वेंशियल क्रिएटिंग ई पोर्टफोलियो। जब आपको कोई ई पोर्टफोलियो बनाना होता है उस दौरान सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया था। वी एनालाइज एवरीथिंग कि क्या क्या चीजें हमारे पास है, एंड देन वी डिजाइन करने के बाद डेवलप होता है, डेवलप करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन उसके बाद वो इवेलुएट होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्ट परमानेंस किससे रिलेटेड है, आपको हम सबको पता है, क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। सो ये आपका आता है सेंसिटिव मोटर स्टेज पे। अरेंज द क्रिएटिव प्रोसेस, हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए बिगनिंग टू एंड आपको बताना है। जब कोई हम क्रिएटिव प्रोसेस में होते हैं, व्हेन वी आर डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रिपरेशन होती है। सबसे पहले प्रिपरेशन होती है कि क्या क्या चीज़ें हमें सोचनी है या क्या क्या चीज़ों पे हमें काम करना है। उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन वाली स्थिति में होते हैं, चीज़ों के ऊपर और जो है फोकस करते हैं। देन उसके बाद हम इल्यूमिनेशन वाली स्टेज पे होते हैं। इल्यूमिनेशन तो ध्यान लगाना, समथिंग लाइक चीज़ों के ऊपर फोकस करना। फिर हमारा इंक्यूबेशन, जस्ट अ मिनट, इस पर सबसे पहले हमारा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन के बाद इल्यूमिनेशन होता है। जब हमें इंक्यूबेशन होता है, जब रिफ्लेक्टिव थॉट या कोई हम जो है मोस्टली अनकॉन्शियस थॉट में होते हैं, जब हम लोग बहुत डीप थॉट में होते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट से कोई चीज़ समझ रहे होते हैं। और इल्यूमिनेशन होता है कि सडनली हमें अपनी प्रॉब्लम का कोई एक सॉल्यूशन नजर आया है, कोई इंसाइट डेवलप हुई है, एंड देन उसकी हमारी जो थिंकिंग है वो वेरीफाई हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है क्रिएटिव। क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ये आपका साइंटिफिक रिसर्च से आता है जिसमें नॉट वाला आंसर देना है। एक्सपेरिमेंटल ऑफ ट्रूथ, फैक्ट फाइंडिंग, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स एंड प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट्स। तो इसका आंसर है आपका फैक्ट फाइंडिंग। एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, प्रेडिक्शन ऑफ सम इवेंट्स, something every time a fact finding is not our goal। ठीक है ना, every time। क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज मेड दिस स्टेटमेंट, किसने ये स्टेटमेंट दी है, नो नेशन इज ग्रेटर और गुड बिकॉज पार्लियामेंट इनैक्ट्स दिस और दैट बट बिकॉज इट्स मैन आर ग्रेट एंड गुड। देखिए ये इस वर्ड से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं मैन आर ग्रेट वाले कॉन्सेप्ट से कि ये स्वामी विवेकानंद जी का दी हुई स्टेटमेंट है। क्वेश्चन ये देखिए, ये भी सिंपल था, जिसमें हमें फॉर्मूला दिया हुआ है
ठीक है ना, फॉर्मूला है ये बेसिकली। तो ये तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, मीन मीडियन और मोड के जो है बीच में एक क्या रिलेशन है। तो इसका आंसर है आपका ये, मीन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 1/3 मीन माइनस मीडियन, राइट। और क्वेश्चन नंबर 17 है, जो DIET है उसका मेजर रोल क्या है, किस लिए जो है वो संस्था है। स्ट्रेंथनिंग द टीचर स्कूल एंड कम्युनिटी का लिंक अच्छे बनाने के लिए, डेवलपिंग द स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, organizing the training program for secondary school special education teachers, conducting the periodical research on the impact of teacher training, and developing the contextual training module. अब ट्रेनिंग मॉड्यूल भी ध्यान में रखने वाली बात है, करिकुलम फ्रेमवर्क स्टेट करने वाली भी ध्यान देने वाली बात है कि क्या DIET का ये काम है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले आपका था स्ट्रेंथनिंग वाला तो है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका स्टूडेंट स्कूल और कम्युनिटी के बीच में स्ट्रेंथन होता है। मैंने कहा ना, करिकुलम फ्रेमवर्क इज नॉट इन जो है देयर लिस्ट। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ऑल्सो नॉट इन देयर लिस्ट। कंडक्टिंग पीरियोडिकल रिसर्च वो कर सकते हैं टीचर ट्रेनिंग के ऊपर कि भाई कैसे कैसे काम चल सकता है या कैसे होता है। डेवलपिंग कॉन्टेक्चुअल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स सेकेंडरी के लिए नहीं है ना, सेकेंडरी के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आता है पीरियोडिकल रिसर्च कर सकते हैं टीचर ट्रेनिंग पे, डेवलपिंग कॉन्टेक्चुअल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बना सकते हैं। तो आपका A, D और E वाला कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट रादर देन रोट लर्निंग। तो वो आता है आपका नेशनल नॉलेज कमीशन में, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। रुब्रिक्स क्राइटेरिया आर नीडेड फॉर फील्ड एंगेजमेंट एज दे गिव डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, summative information, formative feedback, placement information, and खत्म कर रही हूँ, पढ़ाऊंगी मैं, क्यों बताते तेरे को क्या होगा। हाँ जी, सो हेयर रुब्रिक का क्राइटेरिया आपको बताना है। तो वो आपका आता है डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन के लिए, डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन के लिए, सबमिटिव इंफॉर्मेशन के लिए और कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन के लिए। ये प्लेसमेंट्स के लिए नहीं होता। एंड फॉर्मेटिव फीडबैक्स टू द स्टूडेंट्स के लिए। अब आप रुब्रिक्स बनाएंगे। रुब्रिक क्या होता है, देखिए सेट ऑफ क्राइटेरिया जब हम डिसाइड करते हैं तो एक बड़े लेवल पे करते हैं, तो उसमें सबमिटिव इंफॉर्मेशन आती हैं। कोई डायग्नोस्टिक आपको को इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी का कोई प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए आपको एक डायग्नोस्टिक चाहिए, या किसी कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंसरी डिसेबिलिटी कौन सी है, देयर इज द स्पीच एंड लैंग्वेज जो डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। अरेंज द एक्टिविटीज इन करेक्ट सीक्वेंस फॉर माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये, वीडियो पॉज करके लगा लेना, मैं आंसर आपको शो कर रही हूँ कि सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, वी आर प्लानिंग। हम एक प्रॉपर अपना लेसन प्लान करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, फिर हम उसको टीच करते हैं, क्लास में टीच करके आए देन उसके बाद बच्चों ने या हमारे पीयर ग्रुप ने हमें फीडबैक दिया। क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग है तो हमारे पीयर ग्रुप ही होते हैं यहाँ पे। फीडबैक मिला हमें एंड देन हमने उसको रीप्लान किया, जो जो भी हमारी कमियां रही, जिस स्किल के ऊपर हमें काम करना है हमने उसको वापस से रीप्लान किया एंड वापस से हमें उसको रीटीच किया, ठीक है। तो ये स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है टीचिंग को एज अ प्रोफेशन है, जो कि NCERT ने, टीचिंग एज अ प्रोफेशन इज बीन नोटिफाइड बाय NCERT। टीचिंग हैज बीन नोटिफाइड एज अ प्रोफेशन जो है 2014 में देखा गया था। प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो UGC देखता है। एंड जो NAC है हैज नो रोल इन ग्रेडिंग टीचर एजुकेशन कॉलेजेस। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, काफ़ी चीज़ों पे काम करना है यहाँ पे। तो आपके जो करेक्ट स्टेटमेंट है कि सबसे पहला तो है ही है ना, कि भाई NCTE तो है आपका प्रोफेशनली जो आपको काम करने में। फिर C है
2014 में नोटिफाई किया गया था। एंड देन आपका आता है प्रोफेशनल वाला, जो ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स आपको टीचर्स को बताए जाते हैं, वो यूजीसी बताता है। ये ई वाला तो गलत ही है, ठीक है। अब आओ इस पे 23 नंबर, रिजेक्ट्स एच व्हेन इट इज ट्रू, एक्सेप्ट एच व्हेन इज नॉट ट्रू। ये तो सिंपल वाला है, टाइप 1 आपको पता है कि जब ट्रू होता है और हमने उसको फॉल्स कर दिया है ना। तो इसका आंसर आपका आता है 3, जिसके अंदर अगर आप देखो कि रिजेक्ट एच व्हेन इट इज ट्रू, हाँ तो ये आपकी टाइप 2 एरर होती है। अभी भी मैंने बोला आपको एच वाला, एक्सेप्ट एच व्हेन इट इज नॉट ट्रू, ये हो गया आपका सेकंड। फिर आता है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच व्हेन इट इज ट्रू, सो आपका आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और ये पावर ऑफ टेस्ट, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच हम भी चेक करते हैं व्हेन इट इज नॉट ट्रू। Which of the following studies is used for clinical analysis? Clinical analysis के लिए हम लोग कौन सी करते हैं? केस स्टडी। चिल्ड्रन हु नीड मोर अटेंशन इन इंक्लूसिव स्कूल्स में, भाई जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स होते हैं वहां पर किसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है? ऑलमोस्ट सभी को, मत चिल्ड्रन ऑफ टीचर्स को नहीं होती है। ध्यान से देखना, ये एक ऑप्शन ऐसा डाल ही देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रीवेयर कितने इंस्टिंक्ट्स हैं? कितने इंस्टिंक्ट्स हैं? 2। आइए क्वेश्चन नंबर है 27, जिसमें स्टेटमेंट वन आपको देता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। व्हेन इट इज ट्रू। स्टेटमेंट टू कहती है एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू इज कॉल्ड द टाइप 1 एरर। भाई सेकंड स्टेटमेंट है ना गड़बड़ है, सेकंड स्टेटमेंट उल्टा बोल रहा है और फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, तो थर्ड आएगा इसका आंसर। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, देख लेना। आओ क्वेश्चन नंबर 28 पे, ये भी अच्छा है कि आप जब एक इसमें बोल रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ आपको दे रखे हैं, आपको अरेंज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब आप समझते हैं बच्चों को, जैसे अब इंक्लूसिव क्लासरूम में फ्रीडम होता है, लेकिन हॉस्पिटल्स में रिस्ट्रिक्शंस होता है। अगर बच्चा हॉस्पिटल में है दैट मीन्स कि किसी सीवियर कंडीशन के कारण ही है ना, तो उस हिसाब से आपको वो अरेंज करना है। तो उस अरेंजमेंट के हिसाब से सबसे पहला जो आपका कहाँ से मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एरिया, तो आपका मैंने जैसे अभी बोला हॉस्पिटल जो है, अगर मैंने कहा ना अगर बच्चा हॉस्पिटल में है तो वो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एरिया हो गया, तो फर्स्ट आपका हो गया हॉस्पिटल। फिर आता है ये स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जब वो स्कूल भी वही है रेजिडेंस भी वही है, तो आपका बी ऑप्शन आ गया, यानी कि ए बी। फिर आता है यस इंटीग्रेटेड यानी कि सी। फिर आता है डी इंक्लूसिव, और फिर आता है इंक्लूसिव स्कूल्स विद रिसोर्स रूम्स होते हैं। ये तो सिंपल चीजें हैं, तो ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव होता है जहां बच्चे अपनी एक्टिविटीज करते हैं, है ना। तो यहाँ आपका आंसर आता है थर्ड। गांधी जी बिलीव करते थे टीचर्स आर टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होनी चाहिए, बॉयज एंड गर्ल्स शुड नॉट बी टॉट टुगेदर, ये उन्होंने कभी नहीं बोला शुड नॉट टुगेदर। रीजनल लैंग्वेजेस शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल, टीचर्स मैनेज देयर लिविंग विद इन मॉडेस्ट सैलरीज, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट इज टू बी बेसिस ऑन लर्निंग, बच्चे जो लर्न करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन बनता है? ए। आ जाओ, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक। लगाइए इसको क्वेश्चन नंबर 30 को।
जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था ना 29, मुझे इसमें डाउट हो रहा था, मैंने चेक किया कि कहीं ऑप्शंस तो गलत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, लिखते हुए ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो दोबारा से इसको, टीचर्स आर टू बी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, क्यों सेक्रीफाइस करेगी, बॉयज एंड गर्ल्स ये नहीं होगा। अब इसमें 3 ऑप्शंस आपको चूज करने हैं ना, तो रीजनल लैंग्वेजेस तो ये तो है ही है। टीचर्स मैनेज देयर लिविंग एंड इंटरेस्ट टू बी बेसिस ऑन लर्निंग, तो आपका ये CDE आता है, ये वाला नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। 30 में कहता है कोटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, ठीक है। अब आपको ये पता है तो मैं इसमें भी आपको मतलब है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जो मैं इसमें टाइम आपके लिए। देखिए कोटा सैम्पलिंग क्या रहता है, जो कोटा हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर देखो, जैसे कोटा सैम्पलिंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रैटाफाइड, ठीक है, इट इज स्ट्रैटाफाइड। स्नोबॉल जो सैम्पलिंग होती है, स्नोबॉल इज डिजायर्ड सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेयर। जो सैंपल्स होते हैं ना, जैसे स्मोकिंग के लिए हम करते हैं, बहुत ही रेयर मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सब कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रग्स का होता है तो वो भी आपको लिमिटेड सैंपल मिलता है इसका। फिर थर्ड है आपका क्लस्टर। क्लस्टर इज दी व्हेन द पॉपुलेशन इज डिस्पर्स्ड अक्रॉस द जियोग्राफिकल में होता है, ये वाला हो गया थर्ड ऑप्शन। और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है व्हेन आप कोई nth या kth टर्म जब सैंपल में लेते हो। National Curriculum Framework has emphasized that language proficiency of teacher need to be enhanced in teacher education curriculum में होनी चाहिए। भाई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम होते हैं डू नॉट रिकॉग्नाइज द सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज, कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो लैंग्वेज को नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, या पुअर कम्युनिकेटर्स है टीचर के अंदर। 3 लैंग्वेज पॉलिसी वर्क्स वेल होगी एंड इंग्लिश बीइंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन वेल, अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं टीचर्स। तो फर्स्ट वन आपका यहाँ पे सही बनता है, 31 का फर्स्ट, ठीक है। यहाँ आपके ऑप्शंस हैं। उसके बाद 32 पे आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब अकॉर्डिंग टू हमारे जो इंडियन फिलोसोफर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको करिकुलम बताना है किस प्रकार का होना चाहिए, जिसमें आता है करिकुलम शुड प्रमोट लैंग्वेजेस। एक ऐसा कुछ वर्ड होगा जो यहाँ मुझे लगता है स्पिरिचुअल ग्रोथ पे होना चाहिए। यहाँ क्रिएटिविटी एंड एनकरेज डायलॉग एंड अटेम्प्ट्स ऑल राउंड। योगा एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन इज द कीवर्ड हेयर। Activity to promote originality and creativity by debate, discussion, intercultural and interracial unity, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। एंड द फोर्थ आता है suggested activity and craft centered having the basic craft language। ये क्वेश्चन ना अभी अभी शायद रिसेंटली 2024 में ही आया था या 2025 में आया है UGC नेट में। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो अगर हम देखें, एक बार मैं इसको क्लियर करती हूँ। जी हाँ, सो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ही बिलीव्स इन करिकुलम दैट शुड बी ओरिजिनल, दैट शुड, जो डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, इंटरकल्चरल। आपने रविंद्रनाथ टैगोर का इंटरनेशनल वाला भी पता है आपको, इंटरनेशनल ब्रदरहुड वाली फीलिंग ना, इंटररेशियल यूनिटी होनी चाहिए, ये सब वो सब। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है शायद, क्रिएटिविटी एंड डिस्कशन, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी बिलीव्स इन दिस, है ना, क्राफ्ट। एंड देन जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो चाहते थे मैनकाइंड को इम्प्रूव करना, और ये आपका आता है ये लैंग्वेज में, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। एंड जो आपके घोष है, मतलब अरविंदो घोष है, वो ये रहे आपके, जिसमें आपकी योगा इज द कीवर्ड हेयर, ठीक है। 33 पे आते हैं मोनोप्लीजिया, ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से है क्वेश्चन। मोनोप्लीजिया, पैराप्लीजिया, हेमीप्लीजिया एंड क्वाड्रिप्लीजिया। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख लेना, ये पता होना चाहिए आपको कि जो यहाँ पे मोनो होता है वो एक ही पैर में रहता है, ठीक है, एक ही पैर में रहता है, यानी कि 1 लिम्ब ओनली। तो ये आपका आता है 1 लिम्ब ओनली। फिर आता है हेमीप्लीजिया इज द 1 लेग इन 1, एक साइड का हाफ पोर्शन। क्या होता है, एक साइड का हाफ पोर्शन इज हेमीप्लीजिया, जिसके अंदर लोअर लिम्स नहीं है, लोअर लिम्स तो पैराप्लीजिया है ना, पैराप्लीजिया, हाँ ये रहा लोअर लिम्स
हेमीप्लीजिया अपर लिम्स ऑन द सेम साइड, ये है आपका हेमीप्लीजिया। एंड मेजर इन्वॉल्वमेंट 4 लिम्स, आपके चारों लिम्स इसमें जो है इफेक्ट हो जाते हैं, वो है आपका क्वाड्रिप्लीजिया। नाउ विच आर्टिकल ऑफ यूएन कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, ओके जस्ट अ मोमेंट, हाँ, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स स्पीक्स टू द हायर एजुकेशन, दैट इज आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल्स के बारे में मैंने बोला था कि यूएन जो है आपका थोड़े से ऊपर नीचे से बस जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं पढ़ लीजिएगा, मोस्टली इसमें से नहीं आता है डिटेल में। आइडेंटिफाई लिमिटेशन ऑफ रेटिंग स्केल की लिमिटेशन आपको बतानी है। हॉलो इफेक्ट, रेटर्स टेंडेंसीज टू बी जेनरस, difficulty in construction of items, rater faces the difficulty in its administration on the sample, and ambiguous language especially for the children with disabilities and minorities। तो यहाँ पे आपका देखो A and B जो है वो limitations, because obviously आप देखेंगे hollow effect आना इस द limitation में आता है। बाकी आप यहाँ देख लेना, explanation मैंने डाली थी। 36 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर टू द इंक्लूसिव एजुकेशन। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स आपको बताने हैं। लैक ऑफ मॉनिटरिंग बाय अथॉरिटी, relieving the teachers for in-service training, encouraging the parents to collect stipends and scholarships directly from the school। बैरियर्स आपको बताने हैं। और देखिए बैरियर्स में भी ना कई बारी आपके सोशल बैरियर्स भी आते हैं, तो ध्यान देना कौन से वाले बैरियर्स की बात हो रही है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर की। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है लैक ऑफ मॉनिटरिंग बाय अथॉरिटी, ये हो सकता है। इन सर्विस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव। एनकरेजिंग द पेरेंट्स टू कलेक्ट स्टीपेंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्कूल, कीपिंग साइलेंस ओवर नाउ, ऑर्गेनाइजिंग पीरियोडिक मीटिंग्स होती हैं, एसोसिएशंस होते हैं, ये ई, हाँ जी ई हो सकता है। सी, एनकरेजिंग द स्टीपेंड्स डायरेक्टली, बैरियर्स, ओके इंक्लूसिव एजुकेशन का बैरियर है ना ये। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन के आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पे, हाँ जी, तो ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव में ACD लगाएंगे। ठीक है ना, ये एक तरीके का बैरियर आता है। जैसे अगर हम सी की बात करते हैं तो एक तरह का जो है फाइनेंशियल हर्डल है। ठीक है ना, जो कि आता है हर्डल, मतलब कि वही बैरियर्स में आता है। नाउ इन विच फॉलोइंग एक्टिविटीज जो है पेरेंट्स हैव नो रोल, पेरेंट्स का रोल नहीं होता है। प्रिपेयरिंग द प्लान, प्रिपेयरिंग द प्लान, कोलैबोरेटिव टीचिंग है, मेडिकल सर्टिफिकेशन है, प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल एक्शन प्लान, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। तो यहाँ पर आपका किस में है, ये आपका आता है कोलैबोरेटिव टीचिंग में, पेरेंट का रोल नहीं होता। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर। देखिए पहले आया था एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर, अब आता है फिजिकल बैरियर, जिसमें अगर हम देखें तो क्या इनअसेसिबल क्लासमेट्स का नहीं इसमें कोई रोल है। इनअसेसिबल, हाँ टॉयलेट्स जाने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, जिन्हें फिजिकल जो है बैरियर्स में। फिर इन नहीं, टीचर्स का कोई रोल, इनएसेसिबल, हाँ इलेक्ट्रिक स्विचेस है, एंड लार्ज ऑफ प्रिंट, ये भी नहीं है, फिजिकल में नहीं आता ना, तो B and D इज द ऑप्शन है। ठीक है, नाउ रिसर्च कंडक्टेड आफ्टर केयरफुली इंक्वायरी, के बाद जब रिसर्च होती है दैट विल अप्लाइड रिसर्च। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका ये आता है साइकोलॉजी से 40 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है शेपिंग, एक्सटिंक्शन, स्टिमुलस, जनरलाइजेशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, तो यहाँ लगाते हैं हम It involves reinforcing the steps leading to the desired response and eventually occur and desirable changes। जब desirable changes आ रहे हैं तो यानी कि behavioral अच्छे से shaping हो रही है। ठीक है, फिर आता है if organ is removed for a while, अब ये removed for a while तो recovery में आता है। If positive or reinforcement no longer follows that response, the tendency is for decreasing।
ये आपका आता है एक्सटिंक्शन में। एंड इट मीन्स कंडीशन रिस्पॉन्स जो है अकर्स दैट हैज नेवर पेयर्ड विद नेवर, तो ये आपका आता है जनरलाइजेशन। ठीक है जी, आंसर है 2। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शंस पढ़ना सी एंड डी, जिसमें आता है इम्पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन, ठीक है ना, ऑफ एस्टिमेटिंग द सैम्पलिंग एरर, एंड आपका आता है इसमें ये बायस्ड सिलेक्शन। If the child repeatedly finds, अब देखो ये कैसे बोलता है, repeatedly finds it difficult to tell the time from the wall clock, वॉल पे लगी हुई जो घड़ी है, डिस्पाइट हैविंग प्रॉपर सेट, उसकी आंखें भी ठीक है, फिजिक भी ठीक है, लेकिन उसको जो घड़ी है उसमें टाइम नहीं बता पा रहा है, तो उसको क्या है, उसको डिसलेक्सिया, उसको डिसलेक्सिक है, रीडिंग प्रॉब्लम। Which of the following tool of research best attempt to measure the feeling or belief of the individual? आपको टूल बताना है कि अगर हमें किसी के बिलीफ या उसकी फीलिंग्स के बारे में जानना है तो हम किस तरह का टूल यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शनियर हो सकता है, ओपिनियर हो सकता है, परसेप्शन स्केल एंड एटीट्यूड स्केल। चेकलिस्ट और क्वेश्चनियर इज नॉट रेकमेंडेड हियर, ठीक है ना। Arrange the following steps involved in testing testing the hypothesis from initial to final stage. इनिशियल टू फाइनल स्टेज पे है, तो अगर हम थोड़ा सा ओवर लुक करते हैं ऑप्शंस को, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है सेटिंग अप ऑफ द नल हाइपोथेसिस, मतलब आपका ऑप्शन सी बनता है सबसे पहले, ठीक है ना। फिर बनता है आपका सेटिंग अप ऑफ ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, हो गया। फिर आता है आपका बी ऑप्शन, देन आता है आपका ई ऑप्शन जिसमें कंप्यूटिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक है, एंड डिसीजन मेकिंग डी हो गया। क्लियर। 45 देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन हो गया ये, ठीक है बिल्कुल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स बाय यूजीसी। अब यूजीसी ने कुछ ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए इन हायर एजुकेशन, हाँ हो सकता है ना, रिसोर्स डेवलपमेंट है, हाँ। प्रमोटिंग द मल्टीकल्चरल, हाँ बिल्कुल हो सकता है। एंड देन आपका आता है इसमें ट्रेनिंग टीचर्स ऑन हाउ टू डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, हाँ। प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ टीचर्स की लिस्ट बनाने के लिए, मे बी ये नहीं, डी ऑप्शन नहीं है। प्रोवाइडिंग द लिस्ट ऑफ टीचर्स जिसमें अवार्ड देना है, नहीं। तो ए बी एंड सी, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। नाउ इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन आपको बताना है कि जो स्टूडेंट आते हैं SC ST से, are provided education with suitable modification in curriculum. Teaching is suitability adapted to meet the learning needs of all students with and without disability learn together, यहाँ learn पढ़ते हैं। and urban deprived are provided education, और आपका आता है स्टूडेंट्स जो है HIV आर नॉट अलाउड, ये तो नहीं होता, आर नॉट अलाउड, B C and D इज हियर, ठीक है ना, B C D, तो आपका आ गया, हाँ थर्ड ऑप्शन हो गया ना। नेक्स्ट यहाँ देखो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टॉपिक्स ऑफ रिसर्च की एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स है विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, एक सेकेंड, हाँ जी। एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, अगर अच्छा ठीक है, टॉपिक आपका रिसर्च है, अगर हमें बच्चों का एटीट्यूड जानना है, ओके ये बी यहाँ पे, हाँ ये बी हटा लेना, यह है एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ कोलैबोरेशन, ये तो आपका डिस्क्रिप्टिव में हो जाएगा। फिर आपका आता है बी, जिसमें आता है इफेक्ट ऑफ सम योगिक प्रैक्टिसेस का इफेक्ट बताना है आपको, कॉज एंड इफेक्ट होगा ना, ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट स्टडिंग इन इंक्लूसिव स्कूल्स। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहेगा ये वाला, तो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया, बिकॉज वी आर डूइंग सम इफेक्ट्स, समझ रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल तक जाता है। प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म, प्रॉब्लम निकालना है कि बच्चे क्यों नहीं, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे जो है 8th क्लास के, क्यों जो है इतने ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं, ये एक्शन रिसर्च है। रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस, रिलेशनशिप निकालना है स्ट्रेस और ड्रॉप आउट्स के बीच में, ये आपका कोरिलेशन का क्वेश्चन हो गया, है ना, सिंपल था। आ जाओ 48 पे, ये आपको फंक्शंस बताना है, ये पहला भी आया है, नहीं पहले नहीं आया।
Which of the following functions have been suggested for District Institute of Education and Training in Program of Action? Okay, POA में जो है 1986 लिखा हुआ है यहाँ पे, आप 1992 में आया था, उसमें जो है DIET के लिए जो सजेशन मतलब जो फंक्शंस बताए गए थे कि प्री सर्विस एंड इन सर्विस ऑफ टीचर्स फॉर फॉर्मल स्कूल सिस्टम, ट्रेनिंग एंड बी ऑप्शन में ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हो सकता है, ओरिएंटेशन ऑफ कम्युनिटी लीडर्स, functionaries of voluntary organization influencing the school level, C in service, नहीं डाइट का सेकेंडरी से नहीं है, एक्शन रिसर्च हो सकता है। हाँ जी, तो यहाँ आपका जो आंसर बनता है दैट वुड बी फोर्थ, ठीक है, दैट वुड बी फोर्थ। नाउ ये आपका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आपका फिलोसफी से है, ये भी स्टार क्वेश्चन मार्क कीजिए, इसको स्टार लिख दीजिए। चरवाक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चरवाक फिलॉसफी एक्सेप्ट्स दी परसेप्शन को एज अ ओनली वैलिड सोर्स, बिल्कुल ट्रू है ये। योगा फिलॉसफी जो है उसने पतंजलि में एक्सप्लेन बाय पतंजलि अष्टांगिक मार्ग दिए थे, बिल्कुल ट्रू है। मीमांसा फिलॉसफी मेनली फोकसेस ऑन लिबरेशन रादर देन रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, ध्यान देना। अद्वैत वेदांता फाउंडेड बाय शंकराचार्य टीचेस नॉन ड्वेलिज्म, जहां पर आत्मा और ब्रह्म जो है वो आइडेंटिकल है, यस दिस इज ट्रू। बुद्धिस्ट में एक्सेप्ट द कर्म एंड रीबर्थ बट डिनाइज की एग्जिस्टेंस जो है सोल की, यानी कि ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम निकालें तो दैट वुड बी बी, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, सोक्रेट्स का क्वेश्चन है कि सोक्रेट्स एम्फेसाइज करते थे कि नॉलेज वर्च्यू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। एरिस्टोटल की फिलॉसफी जो थी वो एक एम्पिरिकल थी, हाँ जी, एंड साइंटिफिक थी कंपेयर टू द प्लेटो की आइडियलिज्म से, ये भी ट्रू बात है। प्लेटो कंसीडर द मटीरियल जो वर्ल्ड है एक अल्टीमेट रियलिटी है एंड डिसमिस्ड द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ये फॉल्स है। फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म या एम्फेसाइजिंग द इंडक्शन, हाँ जी, एंड एम्फेसाइजिंग इंडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यस दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। फ्रांसिस बैकन को लेकर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड थॉमस एक्विनस हैं जिन्होंने क्रिश्चियन थियोलॉजी विद एरिस्टोटलियन फिलॉसफी के बारे में अटेम्प्ट किया था, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस हिसाब से आपका एक फॉल्स है, यानी कि वो नॉन ट्रू है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आता है, 1 2 एंड 3, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होता है। सो वी हैव डन 50 क्वेश्चंस इन 43 मिनट्स, इट्स अ गुड अचीवमेंट आप कह सकते हैं, सही है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट हमने आज कम टाइम लिया बट क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। दोबारा इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चंस को पक्के कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अनदर मॉक टेस्ट में, ठीक है, विद अनदर 50 क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।